ऑलराइट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे एकेडमिक रीडिंग से। और आप में से जो लोग जनरल ट्रेनिंग कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है रीडिंग को अंडरस्टैंड करने की, क्योंकि जो जनरल ट्रेनिंग रीडिंग का सेक्शन 3 है वो एग्जैक्टली एकेडमिक की तरह का है। अब यहाँ पे आप जो 3 पैसेजेस सॉल्व करेंगे ये जनरल ट्रेनिंग रीडिंग के 3rd पैसेज में आपको आते हैं इस तरह के। तो आपने अलर्ट होके सारे टेस्ट को सॉल्व करना है, क्योंकि मार्किंग क्राइटेरिया डिफरेंट है। एकेडमिक में 30 करेक्ट आंसर्स पे 7 बैंड, जनरल ट्रेनिंग में 30 करेक्ट आंसर्स पे 6 बैंड। ठीक है, तो वो जो तीसरा पैसेज है ना, वहीं से आपको बैंड स्कोर मिलना है। और ये जो सारे पैसेजेस हैं तीनों, ये उस तीसरे पैसेज की तरह हैं। तो जो लोग जनरल ट्रेनिंग हैं उन्होंने ज़्यादा अलर्ट होकर इसको अटेंड करना है, और जो एकेडमिक है उन्होंने तो करना ही है। ठीक है, उनके लिए तो ये है ही। अच्छा, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपने सबसे पहले टाइटल देखना है क्या है। रीडिंग पैसेज 1 का टाइटल क्या है? डेड सी स्क्रोल्स। अब डेड सी से तो पता चल गया कि किसी समुंदर का नाम है, और स्क्रोल कहते हैं कोई ऐसी चीज जिस पे कुछ लिखा होता है, समथिंग लाइक दैट। डेड सी स्क्रोल। अभी क्लियर नहीं हो रहा कि क्या है, लेकिन जब आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे, पैसेज पे आएंगे, चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो डेड सी एक समुंदर का है, उसमें कोई स्क्रोल्स हैं। स्क्रोल कहते हैं जिसके ऊपर कुछ लिखा होता है, कोई पत्थर का पीस हो गया जिसपे लिखा होता है। और आपने देखा होगा पुराने दौर में वो नहीं एक लिखते थे, पूरी चीज को बंद कर देते थे फिर खोल के पढ़ते थे, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड स्क्रोल, राइट। अच्छा, हमारा मेन पर्पस इस पैसेज को पढ़ने का है इन क्वेश्चंस को आंसर करना। उसके अलावा वी आर जेन्युइनली नॉट इंटरेस्टेड इन दिस पैसेज। तो आपने इस चीज को ज़हन में रखना है, आपने सारा पैसेज नहीं पढ़ना। इस पैसेज के साथ हमारे पास हैं 13 क्वेश्चंस। इसका मतलब है पूरे पैसेज में 13 सेंटेंसेस ऐसे हैं जिनमें आपको आंसर मिलेगा। उन 13 सेंटेंसेस को आप लोगों ने पढ़ना है। ठीक है, अगर आप पूरा पैसेज पढ़ेंगे बिल्कुल बेकार। पैसेज जो 13 क्वेश्चंस हैं वो 13 स्पॉट्स पे हैं। उन स्पॉट तक पहुंचना, आंसर को ढूंढना, आंसर को लिखना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है। अगर ये करेंगे तो आपका टेस्ट 50 मिनट्स में सॉल्व हो जाएगा। और अगर आप पूरा पैसेज पढ़ेंगे तो फिर आप कहेंगे जी, पहले आप कहेंगे कल्ले बंदे का काम नहीं है, 2 होने चाहिए, एक क्वेश्चंस पढ़े एक पैसेज पढ़े। फिर आप कहेंगे जी ये 1 घंटे का काम नहीं है, कोई 2.5-3 घंटे होने चाहिए देने, फिर मैं इसको करूंगा। तो ये चीज़ें आपके सामने आएंगी। लेकिन अगर आप सिस्टमैटिकली करते हैं, आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं, आपको पता है एक क्वेश्चन के लिए मुझे 1 सेंटेंस पढ़ना है और 13 क्वेश्चन के लिए 13 सेंटेंसेस पढ़ने हैं, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 ज़्यादा मुश्किल होगा, और पार्ट 3 में एडवांस लेवल की इंग्लिश होती है। तो वो एडवांस लेवल पे जब जाएंगे तो कुछ लोगों के लिए पार्ट 3 में आके इंग्लिश जो है वो फ्रेंच बन जाती है, उनको समझ ही नहीं आता कि हो क्या रहा है, क्योंकि लेवल है ना एक, राइट। अच्छा जी, स्टार्ट लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आए क्वेश्चंस 1 to 5 पे। कंप्लीट द नोट्स बिलो। क्वेश्चन टाइप है नोट्स कंप्लीशन। चूज 1 वर्ड ओनली। और ये वर्ड हमने कहां से चूज करना है? पैसेज से करना है। तो आईएलटीएस रीडिंग में आपकी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर रीडिंग में स्पेलिंग मिस्टेक होती है ना, तो आपकी अपनी मिस्टेक होगी, क्योंकि आपने आंसर कॉपी करना है, वहां से उठा के यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है, कॉपी कर देना है उसको। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास पहली जो क्वेश्चन टाइप आएगी ना, एकेडमिक रीडिंग में हमेशा याद रखिएगा, जो पहला पैसेज होगा और पहले 6-7 क्वेश्चंस होंगे, उसके आंसर आपको पहले 1-2 पैराग्राफ्स में ही मिल जाएंगे। या तो फर्स्ट पैराग्राफ से आंसर मिल जाएंगे या सेकंड पैराग्राफ से आपको आंसर मिल जाएंगे। और ये जो आपका पार्ट 1 होता है ना रीडिंग का, इसमें आपको ज्यादातर सेंटेंस कॉम्प्लीशन और ट्रू फॉल्स डॉट गिवन, ये पक्का कॉम्बिनेशन है। मतलब ये 2 टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, और दोनों टाइप में अच्छी चीज ये है कि क्वेश्चंस और उनके आंसर्स एक ही ऑर्डर में है। क्वेश्चंस और उसके आंसर्स, यानी जहां पे आपको 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे 2 नंबर का मिल जाएगा, आगे जाएंगे 3rd आंसर मिल जाएगा, आगे जाएंगे 4th आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब ये कैसे करना है ये हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। आइएगा क्वेश्चंस पे। डेड सी स्क्रोल्स, डिस्कवरी, और ये सारा दिया हुआ है। अच्छा, अब हम इसको पढ़ने लगे हैं। हर्ड, मैं सेकेंड बुलेट पॉइंट पढ़ रहा हूं। हर्ड अ नॉइज ब्रेकिंग व्हेन वन टीनएजर, टीनएजर को अंडरलाइन कर लें। अब टीनएजर के लिए कोई भी वर्ड आ सकता है। ठीक है, व्हेन वन टीनएजर, और उसके बाद आ गया थ्रू। अब हम जाके पैसेज में देखेंगे, टीनएजर को पहले ढूंढेंगे, और उस टीनएजर ने कुछ फेंका, जो चीज उसने फेंकी दैट विल बी योर आंसर। फर्स्ट पैराग्राफ में आए, 3rd लाइन पे देखें, आपको यंग का वर्ड नजर आ गया, फुल स्टॉप के बाद सबको मिल गया। वन ऑफ दीज यंग शेपर्ड्स टॉस्ड अ रॉक। अब टॉस्ड एंड थ्रू दोनों क्या हैं? सिनोनिम्स हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? रॉक। वेल डन।
सही स्टार्ट हो गया ना। अब जब आपको पहला आंसर मिल गया तो आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, क्योंकि अगले आंसर सीरीज में आएंगे, आगे पढ़ते जाएंगे, आंसर्स आते जाएंगे एंड ऑल दैट। उसके बाद आगे चलते हैं। टीनेजर्स वेंट इनटू द डैश एंड फाउंड अ नंबर ऑफ कंटेनर्स। अब टीनेजर्स किस चीज के अंदर गए? लोकेशन। आगे पढ़ें जरा, इसी से आगे पढ़ रहे हैं। रॉक मेथड, फोर्थ लाइन से आगे पढ़ रहा हूं, सब लोग मुझे फॉलो करें और अपने दाएं बाएं नेबर्स पे भी नजर रखें कि उनको पता चल रहा है। रॉक into an opening on the side of a cliff and was surprised to hear a shattering sound. He and his companions later entered the cave. अब सुने जरा गौर से, entered की जगह पे वर्ड आ गया went into, entered and went। ये IELTS रीडिंग है ही ये सारी, ये सिनोनिम का चक्कर है। जैसे कल था ना लिस्टिंग में सिनोनिम्स थे, इसी तरह यहां पे भी यही होगा। सो एंटर्ड द केव, आंसर क्या हो जाएगा? केव। अब आगे दिया हुआ एंड फाउंड अ नंबर ऑफ कंटेनर्स मेड ऑफ। मेड ऑफ का मतलब है मटीरियल, नंबर ऑफ कंटेनर्स मेड ऑफ। आगे आए, केव से आगे चलते हैं। एंड स्टम्बल्ड अक्रॉस अ कलेक्शन ऑफ लार्ज क्ले जार्स। अब जार्स की जगह पे वर्ड आ गया कंटेनर्स का, और किस चीज के बने हुए हैं? क्ले। ठीक है, अब जरा सुनिएगा, आइट्स की लैंग्वेज में क्या होगा? मेड ऑफ क्ले की जगह पे आएगा क्ले कंटेनर्स। कंटेनर्स मेड ऑफ क्ले, क्ले कंटेनर्स। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? क्ले हो जाए। अब देखिए 1 मिनट में आपको 3 आंसर्स मिल गए। ठीक है, तो पार्ट 1 में इसी तरह होगा। ये टेस्ट जो मैंने चूज किया कोई आसान वाला टेस्ट नहीं है, अभी कानों से धुआं निकलेगा। ठीक है, अभी तो सिर्फ पार्टी शुरू हुई है। ये है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। द स्क्रोल्स, उसके बाद डेट दी हुई है 70 की। 70 की जरा डेट देखें, कहीं पे नजर आ रही है? सेकेंड पैराग्राफ में। इसका मतलब है कि आंसर इसके बाद आएगा। इसको कहते हैं लोकेशन ऑफ द आंसर। अगर आप आंसर की लोकेशन पे पहुंच जाएं फौरन तो आपको आंसर मिल जाएगा, अगर आप गलत लोकेशन पे हैं तो आपको आंसर नहीं मिलेगा। अच्छा, अब मैं ये सेकेंड बुलेट पॉइंट पढ़ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 4। थॉट टू हैव बीन रिटन। अब स्क्रोल की बात हो रही है। स्क्रोल को सोचा गया कि लिखी गई है बाय ग्रुप ऑफ पीपल नोन एज द डैश, कि जिन लोगों ने स्क्रोल लिखी उनको क्या कहते हैं? नोन एज का मतलब है दे आर कॉल्ड, या जो भी उनको कहा जाता है। सेकेंड पैराग्राफ में आइएगा, सेकेंड लास्ट लाइन आफ्टर 70 CE के बाद मुझे फॉलो करें सब लोग। The area was known as Judah and at that time, and the people are thought to have belonged to a group called the Essenes. ठीक है, people of group called the Essenes. अब देखिए जरा, called की जगह पे क्या दिया हुआ है? Known, और आंसर क्या हो जाएगा? Essence. अब मुझे बताएं, आप the Essence लिखेंगे? नहीं, क्योंकि the is already written और दूसरे नंबर पे it is वन वर्ड ओनली, और आइल्स में एवरी वर्ड काउंट्स। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एसेंस। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएं। रिटन मेनली, अब ये जो चीज उन्होंने लिखी, रिटन मेनली इन द डैश लैंग्वेज। मेनली का मतलब है मोस्ट ऑफ इट वाज रिटन इन, और आगे लैंग्वेज। वापस आए, थर्ड पैराग्राफ। द मेजॉरिटी, अब देखिए मेनली की जगह पे वर्ड क्या आ गया? Majority of the texts on the Dead Sea Scrolls are in Hebrew, और आपको पता है Hebrew एक जबान का नाम है जिसको हम अब्रानी जबान भी कहते हैं। So आंसर क्या होगा? Hebrew। ये और आगे क्या लिखा हुआ है? With some fragments written in an ancient version of its alphabet। तो मेनली किसमें लिखी गई? Hebrew में। करेक्ट आंसर इज Hebrew। गुड, ठीक हो गया। अब ये देखिए 5 आंसर्स आप 2-3 मिनट में ढूंढ सकते हैं, और अगर स्टार्ट अच्छा हो गया ना, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, फिर आप और अच्छे तरीके से जाएंगे। स्टार्ट में ही फंस गए कहीं पे तो फिर ऐसे ही चलता रहेगा।